अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात आज नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ में जारी इख्तलाफात पर इमरान खान ने पार्टी के दोनों धड़ों को आज मुलाकात के लिए अडयाला जेल बुलाया था और आज उमर अयूब, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार, जुनैद अकबर और रऊफ हसन समेत दीगर रहनुमा अडयाला जेल पहुंचे, मगर जेल इंतजामिया ने उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। और इस हवाले से ज़राए से ये खबर भी सामने आई कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेल के गेट पर तैनात एहलकारों से तल्ख कलामी भी हुई है, जिसके बाद जेल के बाहर PTI के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उमर अयूब ने दावा किया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के हुक्म पर उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। 1:15 बजे से लेके अभी 4:30 बजे तक हमें इस धूप में, इस गर्मी में नहीं मिलने दिया वजीर आजम इमरान खान साहब से। इस अडयाला जेल के अंदर ही एक चौकी है, चौकी पे खड़े थे तो SHO वहाँ पे, उसका नाम जावेद है, वो आया और उसने कहा जी आप यहाँ से चौकी से बाहर निकल जाए। और वहाँ पे हम लोग छाँव, एक दरख्त के नीचे खड़े थे छाँव में। उसने कहा जी हमें हुक्म है। मैंने कहा तुम्हें कौन से, तुम्हारे IG जो टाउट है क्या उसने दिए? जेल खाना जात के IG ने कहा सर आप समझदार शख्स हैं, आप समझ जाएं कहाँ से हुक्म आया है। तो वो कहाँ से हुक्म आया है? वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से हुक्म आया है। मैं बरमला कहता हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग मौजूद हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। आज इमरान खान ने पार्टी के दो नाराज ग्रुप्स को मुलाकात के लिए बुलाया था। ये मुलाकात तो नहीं हो सकी, मगर दोनों धड़ों ने साथ खड़े होकर मीडिया से बात की और वहां इख्तलाफात की तरदीद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुट्ठी की तरह एक है, सब के सब हम लोग एक है, कोई तफरका नहीं है, एक है। हम सब में एक खून दौड़ता है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसमें कोई बात नहीं है ना इत्तेफाकी की, सारा झूठ है, वरना मैं पागल इधर आऊँ, मैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे की क्या जरूरत है किसी आने की। लेकिन खान ने बुलाया, हम आए, 100 दफा बुलाएंगे, 100 दफा आएंगे। आजकल एक कैंपेन शुरू किया गया है, आजकल एक किराए के टट्टू उन्हें को बिठाया गया है कि वो आके और पार्टी में इख्तलाफात की बात करें। वो पार्टी नहीं टूटी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं टूटी है, उसके बाद जो मजालिम आपने ढाए उससे नहीं टूटी है। ये एक फ्लॉप शो है। यहाँ पे हमारी लीडर इमरान खान है, हमारे इख्तलाफात ना हैं और ना होंगे, और ना ही इससे हमारी पार्टी को इंशाल्लाह कोई जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो नुकसान नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह। अब उन्होंने ये हर बात शुरू कर दिया कि इनको किसी तरीके से डिवाइड किया जाए, तकसीम किया जाए। ये मेरी लीडरशिप है, ये PTI की लीडरशिप है, इसकी हर चीज के लिए हम इनके पीछे खड़े हैं क्योंकि इनको खान ने मुंतखब किया है, जिनको खान ने जिम्मेदारी दी है, हम सब शाना बशाना उनके लिए खड़े हैं। मुलाकात के लिए आते हुए PTI के रहनुमा शानदाना गुलजार ने कहा कि वो इमरान खान से दरख्वास्त करेंगे कि उमर अयूब का इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है पार्टी रहनुमाओं पर आपके, क्या आप खान साहब को बताने जा रही है? आप मेरे तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना हो और वो सेक्रेटरी जनरल रहे। हालात ऐसे नहीं है कि हम किसी नए को ला सकें। आज PTI क़यादत इख्तलाफात की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे रही है, लेकिन कुछ दिन पहले इनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। अगर इख्तलाफात नहीं थे तो फिर इमरान खान ने दोनों ग्रुप्स को क्यों बुलाया था? अगर इख्तलाफात नहीं थे तो फिर शहरियार आफरीदी के इस्तीफ़े की खबर क्यों सामने आई थी, जिसकी कोई तरदीद भी सामने नहीं आई? अगर इख्तलाफात नहीं थे तो उमर अयूब ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा क्यों दिया था? इसके फ़ौरन बाद PTI के रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने भी कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। अगर इख्तलाफात नहीं थे तो शेर अफजल मरवत ने शिबली फराज के इस्तीफ़े का मुतालबा क्यों किया था? और अगर इख्तलाफ नहीं था तो शानदाना गुलजार ने अपनी ही पार्टी की लीडरशिप को चार्जशीट क्यों किया था और पार्टी में ग्रुपिंग की निशानदेही क्यों की थी? अगर हम खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते, 4 महीने हो गए इस असेंबली को, और हम डेस्क मार रहे हैं और थपकियां मार रहे हैं और कमेटी खेल रहे हैं असेंबली, इससे बेहतर है घरों में जाके बैठ जाए। चाहे शहरियार हो गया, चाहे अली मोहम्मद हो गया, मैं, शेर अफजल मरवत, असद कैसर, जुनैद अकबर, सलीम रहमान, बहुत सारे हमारे भाई हैं पंजाब के, महबूब सुल्तान, अमीर सुल्तान, आमिर डोगर, शबीर कुरैशी, हम तो सब सेकंड या थर्ड टाइमर्स हैं। तो हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तंग हो रहे हैं इन एक्शन से। हो सकता है कि कोर कमेटी का कोई हो तरीका, जो हमें नहीं पता, हम कोई भी कोर कमेटी में नहीं है सिवाय अली के और असद कैसर के। फैसले
कोर कमेटी की बजाय सियासी कमेटी में होते हैं। कोर कमेटी तो अब वो सियासी कमेटी में मेरे ज़्यादा वो नहीं है, सियासी कमेटी में मेरे ज़्यादा वो नहीं है, बट देखी जाएगी। इसमें डूबियस कैरेक्टर्स बहुत है, डूबियस इन द सेंस जो गायब थे 1 साल, जब ये 9 मई के बाद से असली लीडर्स तो आपकी पार्टी में बैठे हुए। देखिए कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी की तब वैल्यू होती है जो पार्लिमानी पार्टी नहीं होती। मैंने तो सुना कि 3 ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स एस्पायरेंट्स हैं पीएम बनने के, उसमें से हम तो कोई भी नहीं है। मैंने तो खान साहब को जेल में बोलते, मैंने कहा सर द डे यू कम आउट ऑफ जेल मुझे माफी दे दे, मैं जा रही हूँ उस मुल्क से, इन पागलों के साथ मैं नहीं रह सकती। वाज लाफिंग। पार्टी छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं के मामले में भी कंफ्यूजन सामने आ रही है। कल ये खबर सामने आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने फवाद चौधरी से राबता किया और उनसे तनकीद ना करने की बात की, जिसकी तस्दीक जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने दोनों रहनुमाओं से की थी। और उनकी खबर के मुताबिक असद कैसर ने कहा कि उन्होंने फवाद चौधरी और पार्टी छोड़ने वाले तमाम रहनुमाओं को पैगाम दिया है कि वक्ती तौर पर खामोश रहें और तनकीद ना करें। एक तरफ ये सूरत हाल चल रही है, पार्टी के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को तनकीद से गुरेज करने के लिए राबता कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीटीआई के एक और नाराज़ रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी को चार्जशीट करते हुए संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को दिए गए इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने खुद उन्हें बताया कि ऑपरेशन रजीम चेंज के दौरान जिन लोगों ने अपने दोहरे किरदार की वजह से पार्टी को नुकसान पहुँचाया उनमें फवाद चौधरी भी शामिल थे। फवाद चौधरी जनरल बाजवा के साथ मिले हुए थे और उन पर फरमाइशी केसेस बने। फवाद चौधरी साहब जो हैं उसको शायद ये टास्क दिया गया और यही टास्क शायद कुछ बैरून मुल्क साफियों को भी मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तनकीद का निशाना बनाएं और उनके क्रेडेंशियल को मशकूक बनाएं। फवाद चौधरी साहब जो हैं इसके बारे में खान साहब ने खुद हमें बताया जेल में, उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन में जिन लोगों ने हमें ज़्यादा नुकसान दिया अपने दोहरे किरदार की वजह से, उनमें एक ये फवाद चौधरी साहब भी थे जो बाजवा साहब के साथ पैगाम रसानी का काम भी कर रहे थे और शायद पार्टी के इंटरेस्ट के मुनाफी इतलायाबियाँ भी कर रहे थे। रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त जो हैं वो बाजवा साहब के इंतहाई ख़ास मुकर्रबीन में से था, तो लिहाजा पार्टी जो है उस वक्त इसके फेल या उसके किरदार को जो है शकूक की निगाह से देखती है, खान साहब बिलखसूस। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो फरमाइशी गिरफ्तार हुए और रऊफ हसन साहब ने दुरुस्त कहा है, बड़ी VIP जेलों में रखा गया। इख्तलाफात की इन खबरों के दरमियान पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने मुज़ाकरात पर बात करते हुए कहा कि अगर मुल्क चलाना है तो इस्टेब्लिशमेंट को हमसे बात करनी होगी कि अगर आप इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं जी अडियाला के असीर को निकालना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी या पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी पड़ेगी? अगर मुल्क चलाना है तो हमने नहीं, उनको हमसे बात करनी पड़ेगी। माशाअल्लाह, कमाल। दूसरी जानिब हाजिदत में निकाह केस के हवाले से भी एक पेशरफ सामने आई है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर और केस के दरख्वास्त गुजार खावर मानिका ने अपीलों पर फैसले के लिए 1 माह के वक्त की पाबंदी ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 1 माह में फ़ैसला देने के अहकामात से सेशन अदालत दबाव में लग रही है। अपीलों पर फैसले के लिए मुतय्यन वक्त की पाबंदी के अहकामात वापस लिए जाएँ। वाज़ेह रही कि इद्दत में निकाह केस में फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदालत में चल रही है और अदालत ने गुज़श्ता समाअत में हाई कोर्ट की हिदायत की रोशनी में कहा था कि वो हर हाल में 12 जुलाई तक केस का फैसला सुना देंगे। अहम बात यह है कि अगर इस केस में अदालत ने इमरान खान के खिलाफ फैसला का लदम करार दे दिया तो उनकी जेल से रिहाई के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और पार्टी रहनुमा भी इस हवाले से पुरुमीद नजर आते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा था कि इमरान खान की रिहाई किसी भी वक्त हो सकती है, मुश्किल वक्त गुजर चुका है, मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं। एक केस रह गया है इद्दत केस का और वो भी अपील में है, उसकी भी समाअत 12 तारीख से पहले उसका फैसला आना है। उसकी स्ट्रेटजी हमारी बनी हुई है, वो आखिरी रह गया है केस। अगर उस केस में फैसला हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई ऐसा केस नहीं जिसके तहत खान साहब को जेल में रखा जा सके। तो ये रिहाई की बात तकरीबन अब ऐसी स्टेज पे आ गई है कि अब वो किसी वक्त भी हो सकती है। इसलिए जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है, बिल्कुल यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल वक्त था और उस वक्त लग रहा था कि केस पे केस हो रहा है और अदालतें जो हैं वो प्रेशर में हैं और जज साहिबान जो हैं उनको ब्लड प्रेशर हो जाता था, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन वो फिर भी फैसला करते रहे। तो वो उस वक्त बहुत मुश्किल वक्त था। अब तो काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं क्योंकि हमारी लीगल स्ट्रेटजी अब काम कर रही है।
प्रोग्राम में बात करेंगे तहरीक इंसाफ के मामलात पर रिपोर्टिंग करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, बड़ा चर्चा हो गया इख्तलाफात का और फिर मुलाकात में आमने सामने होना था, मुलाकात तो हो नहीं सकी, लेकिन हैरानकुन तौर पर उसके बाद ही कहा गया कि कोई इख्तलाफ नहीं है। तो ये बानी PTI की कोई सख्ती काम कर गई है या फिर वक्ती तौर पर ऐसा कहा गया है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ये वक्ती तौर पर ऐसी बात कही गई है, क्योंकि बानी PTI ने इससे कबल कहा था एक समात के मौक़ों पर अपने वकला को कि ये पैगाम दिया जाए कि जो जिन लोगों के आवाज़ें मैं सुन रहा हूँ जो इस वक्त बहुत जोश से पार्टी के अंदर गुफ्तगू करते इस तरह नज़र आ रहे हैं, तो उनके नाम और फहरिस्त मुझे दी जाए, तो अगले जब भी इंतखाबात हुए तो उनको टिकट नहीं देंगे। और इस हवाले से जब उन्होंने ये जिक्र किया था तो हमारे सोर्सेज ये बता रहे थे कि बानी PTI के सामने शायद ये रहनुमा खुलकर उस तरह गुफ्तगू ना करें। आज चूँकि उनसे मुलाकात नहीं पाई, बाहर आकर रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर इत्तफाक की बात की, लेकिन ये इत्तफाक मुझे ये लगता है कि इतने ज़्यादा देर पा नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस बहुत मुख्तलिफ हैं। इसमें सबसे अहम ये कि पार्टी की आदत से जो शिकवे किए गए थे, जुनैद अकबर ने तो इल्ज़ाम लगाया था, शरियार आफरीदी ने भी इल्ज़ाम लगाया, शानदाना ने कहा कि चंद मशकूक किरदार इनकी जो सियासी कमेटी है उसमें हैं, तो इन तमाम सवालों का जवाब नहीं मिला। और आज मुलाकात के लिए वो गए थे, 2 घंटे से ज़ायद देर तक उन्हें इंतज़ार करवाया गया, उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। PTI के इन्हीं रहनुमाओं से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि ये इस हवाले से जुनैद अकबर ने लिखा भी है कि इख्तलाफ राय पार्टी के अंदर है, लेकिन हम दीगर जमातों के हवाले से मुत्तहिद हैं। अगर बात कीजिए इस हवाले से इत्तफाक की, तो आपको याद होगा फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मुझे PTI के रहनुमाओं की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ है कि थोड़ा हाथ हौला रखें। उन्होंने असद कैसर और अली अमीन गंडापुर का नाम लिया था, लेकिन आज एक मरतबा फिर ये बातें सामने आई हैं कि सीनियर रहनुमा इस वक्त शिकवा कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जिस वक्त असद कैसर उनके रहनुमाओं पर, माजरत के साथ फवाद चौधरी पार्टी के रहनुमाओं पर इस तरह के जुमले कस रहे हैं। हुआ ये है कि फवाद चौधरी साहब से रब्ता किया गया, उसकी तो तस्दीक हो गई, लेकिन पार्टी के अंदर इस पर तनकीद की गई, इख्तलाफ हुआ और असद कैसर या अली अमीन गंडापुर से सवाल पूछे गए। ये असल में हुआ है? जी, ऐसा ही हुआ है कि उनसे सवाल पूछने के लिए पार्टी के रहनुमा इस वक्त तैयार हैं कि ऐसा क्या वजह है कि हम फवाद चौधरी को जवाब दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के ही रहनुमा फवाद चौधरी को कह रहे हैं कि उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप खामोशी इख्तियार करें। इस सिलसिले में पार्टी के रहनुमाओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम पार्टी के फोरम पर ही इसका अगर कोई हमारा मामलात हुए तो इसका इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि इस मामले को वो पार्टी की कोर कमेटी या दीगर फोरम्स पर उठाएंगे कि क्या वजह है कि एक तरफ से फवाद चौधरी पर की तनकीद का हम जवाब दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ही रहनुमा उनसे बात कर रहे हैं। तो एक इवेंट ख़त्म नहीं होता, दूसरे इवेंट को लेकर पार्टी में ये एक तरह से तकसीम नज़र आती है और एक दूसरे से सवाल जवाब किए जाते हैं, तो ये आसानी से चीज़ें हल नहीं होगी। इन हालात में अक्सर आपको पता ही है, चाहते ना चाहते शेर अफजल मरवत का जिक्र आ जाता है। उनका एक इंटरव्यू आया है सामने, वो तो ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रजीम चेंज का जो मामला था उसमें वो शामिल थे, उसका हिस्सा थे उस मुहिम का। तो अब इस पर भी कोई रद्द-ए-अमल है तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो क़यादत मौजूद है उसकी तरफ से? देखिए, आज मैं अली मोहम्मद ख़ान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, मैंने उनसे गुफ्तगू की इसी हवाले से, तो उन्होंने कहा फवाद हमारी पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन बानी PTI ने एक मरतबा कमरा अदालत में ये हम सहाफ़ी मौजूद थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग जो थी जहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसमें एक समात के मौका पर उन्होंने जिक्र किया था फवाद चौधरी का कि फवाद चौधरी थे जो बहुत ज़्यादा इस तरह कोशिश कर रहे थे कि हम पार्लियामान से बाहर निकल जाएं। और अगले ही जुमले में एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि फिर आप पार्लियामेंट से निकल गए, क्या ये गलती थी? उन्होंने कहा कि हमें नहीं निकलना चाहिए था। तो उन्होंने फवाद चौधरी के इस बात के हवाले से जिक्र ज़रूर किया था कि पार्लियामेंट से निकलने के लिए सबसे ज़्यादा मशवरे उन्हें फवाद चौधरी की जानिब से दिए गए। अच्छा, तो अब चेयरमैन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं? मुलाकात हो नहीं सकी, इख्तलाफात बज़ाहिर नज़र आ रहा है वहीं मौजूद हैं, और फिर जो रहनुमा अब पार्टी में नहीं है उनकी तरफ से बयानात भी मुसलसल सामने आ रहे हैं। तो उनका कोई इस वक्त आज का दिन गुजरने के बाद मौक़िफ़ सामने आया है कि वो क्या करेंगे आगे? देखिए, इस हवाले से वो एक जो वो मौक़िफ़ उमर अयूब ने सामने रखा है कि हम इत्तफाक से आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त बैरिस्टर गौहर ने भी वही मौक़िफ़ अपनाया है कि हम में कोई, हमारे सफ़ों में कोई दरार नहीं है, हम में कोई इख्तलाफ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया कह रहा है। हालांकि बानी PTI ने इन्हीं इख्तलाफात की वजह से इन रहनुमाओं को बुलाया था। इन इख्तलाफात के बावजूद जब बुलाया उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि इख्तलाफ नहीं है। शायद ये वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि कुछ नज़र नहीं आ रहा या हकीकत से नज़रें चुराई जा सकती हैं। मुझे ये लगता है कि इस हवाले से मुसालहती कमेटी का जो पार्टी के चंद रहनुमा जिक्र कर रहे हैं उसकी तरफ बात जाएगी, बजाय इसके कि बानी PTI के सामने सारे मामलात रखे जाएं। ठीक है, ये अंदाज़ा हो सका है या पता लगा इस बारे में कि अब मुलाकात फिर कब होगी, अगर अब नहीं हो सकी है तो इसके हवाले से आगे समात के मौका पर मामला देखे जाएंगे या फिर अगले जुमरात के रोज़ बानी PTI से एक मरतबा फिर मुलाकात की कोशिश की जाएगी। पार्टी की क़यादत दोबारा कोशिश करेगी, लेकिन आज पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने यह कहा है कि अब आज के बाद कम से कम मीडिया की हद तक ऐसे बयानात वो नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी। तहरीक इंसाफ के मामलात आपके सामने हैं। बानी PTI से मुलाकात आज रहनुमाओं की हो नहीं सकी है, और अब ऐसी जमात जो कि सबसे बड़ी अपोजिशन जमात होने का दावा करती है, मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करती है, उसके अपने पार्टी मामलात इस कदर मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, तो फिर मुस्तकबिल क्या हो सकता है? इसी हवाले से हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार प्रोग्राम होस्ट मुनीफ फारूक और दी न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार उमर चीमा से। मुनीफ साहब, अब मसला सामने ये है कि अली मोहम्मद खान साहब का बयान आपने भी देखा होगा। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करनी होगी, मुल्क चलाना है तो उनसे बात करनी होगी, और उसके लिए बानी PTI को जेल से रिहा करना होगा। इस वक्त जो इख्तलाफात की सूरत हाल है तहरीक इंसाफ में, एक बार फिर से टूट फूट का शिकार दिखाई देती है। उसमें मुमकिन है कि वो किसी मुज़ाकरात में शामिल हों, किसी संजीदा बातचीत में शामिल हों, और फिर उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। देखिए, बात यह है कि वैसे तो एक इसमें कोई कबाहत नहीं है। बात तो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट पहले भी सियासी जमातों से हो जाती थी और होती रही है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा भारी फुटप्रिंट नजर आता है, और उसकी तारीख भी है, और बदकिस्मती से वो आज भी मौजूद है। लेकिन इशू सिर्फ इतना है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए कोई तैयार है नहीं, और तकरीबन साने 9 मई को 1.25 साल का अरसा गुजर चुका है। उसके बावजूद अब तक कोई हमें जरा सी भी चाह नहीं नजर आती एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट पर कि वो तहरीक इंसाफ से या इमरान खान साहब से कोई गुफ्तगू करना चाहे, वो कि जो कि एक बड़ी मायूस कुन बात है। इसलिए क्योंकि बहरहाल सियासी बहरान का हल तो ऐसे ही है कि किसी न किसी स्टेज पर जाकर तस्फिया हो या गुफ्तगू दुरुस्त हो या हालात दुरुस्त हो। लेकिन फिलहाल न सिर्फ ये है कि कोई बात नहीं करना चाहता, बल्कि ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि तासुर ये मिलता है जैसे वहाँ किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आप बहुत ज्यादा कुरेदें भी तो और अगर ये बात भी सामने रखी जाए कि बहरहाल मुल्क में एक सियासी बहरान है, तो उसका जवाब यही मिलता है कि सियासी बहरान सियासी जमातों ने हल करना है। ये भी जब बात की जाए कि यहाँ मैंडेट की बात है, सीटों की बात है, मकबूलियत की बात है, तो उसका जवाब भी ये होता है कि ये तो सियासी जमातों के माबैन है। इमरान खान की जमात से जो गिले शिकवे या इमरान खान की ज़ात से जो गिले शिकवे या मसाइल मौजूद हैं, वो पहले दिन की तरह आज भी वहीं पर खड़े हैं, और उसमें कोई रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा बदकिस्मती से, शायद जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ रही है। उमर चीमा साहब, अब मुनीब जैसे कह रहे हैं कि वहाँ से तो राबता करने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मुज़ाकरात कोई करना नहीं चाहता। जो एक सवाल बार बार उठ रहा है वो ये कि तहरीक इंसाफ के इस वक्त के जो इख्तलाफात हैं, वो आपको लगता है कि ये ऑर्गेनिक है, या जिस तरह उनकी पार्टी में भी लोग शामिल इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि कुछ मशकूक लोग हैं, वो पार्टी में इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं, वो पार्टी के अंदर इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं जिससे पार्टी टूट फूट का शिकार रहे?
देखें जुनैद, एक तो जो पहले आपने अली मोहम्मद खान की बात की कि वो जो कह रहे हैं, असल में इनको पीटीआई वाले ये समझते हैं कि हर बात जो है वो मीडिया पर जाकर करनी चाहिए, और जब ये हर चीज़ को ये रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं तो इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। ये अपने ताल्लुक भी तोड़ते हैं तो इनका दिल करता है कि वो भी हम टीवी कैमरा के सामने जाके ना तलाक का ऐलान करें। ये जो इमरान खान है, पहले वो जो बातें करते थे कि मैंने फ़लाँ का नंबर ब्लॉक कर दिया या फ़लाँ का ये कर दिया है, तो ये इस तरह से अगर आपके किसी के साथ ताल्लुक होंगे या आपके साथ किसी का तजुर्बा कुछ इस किस्म का होगा तो लोग तो वैसे ही घबराते हैं कि इन्होंने फिर जाके कोई टीवी पर बात कर देनी है, तो लिहाजा इनका एक तो ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। बाकी जो आपने बात की इनकी पार्टी में इख्तिलाफ, ये कोई पार्टी है ही कुछ इस किस्म की, यानी कि आपको इनकी तमाम खामियों के साथ ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये बस ये कोई जंजालपुरा टाइप चीज़ है, यानी कि इसमें ये हर टाइम ये दूसरों से भी लड़ रहे होते हैं और ये आपस में भी लड़ रहे होते हैं, और लड़ाई ही इनकी एक सियासी जिंदगी भी है। हर एक बंदे को अपनी एक प्रेजेंस रजिस्टर कराने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी पे बात करनी होती है। अगर कोई सियासी मुखालिफ ना मिले तो आपस में एक दूसरे से लड़कर गुजारा करते हैं। तो मुझे तो ये ऑर्गेनिक लगते हैं, और इन चीज़ों को इनकरेज करने में इमरान खान का अपना किरदार है। अगर इमरान खान वाकई इस मामले में संजीदा हों कि पार्टी के अंदर ये इस तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो वो एक दफ़ा मना कर दें या एक दो ऐसे जो कि डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करें उनके खिलाफ एक्शन लें, तो कोई बंदा नहीं आएगा। ये जानबूझकर करते हैं, और इससे इमरान खान को एडवांटेज ये है कि उनके अलावा कोई पार्टी में मुतबादल भी नजर नहीं आता। ये जो दूसरों को आमतौर पर मरूसी सियासत की बात करते हैं, आप देख रहे होंगे कि इवन पीटीआई में भी कोई ऐसी रिप्लेसमेंट नजर नहीं आती, और ये जानबूझकर ये खिला रखा जाता है ताकि एक ही शख्सियत के गिर्द जो है लोग इकट्ठे रहें, और उसके जाने के बाद फिर वो एक शराजा बिखर जाता है। तो इनके इख्तिलाफात जो है ऑर्गेनिक हैं, और ये इनका स्टाइल ही ये है, यानी कि ये एक डिफरेंट किस्म की पार्टी है। तो मुनीफ साहब, जब आप कहते हैं कि मुज़ाकरात कोई करना नहीं चाहता है, तो इस दौरान ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी जमात के रहनुमा बयानात तो देते हैं, अपना मौक़िफ़ तो सामने रखते हैं, वो कहते हैं उनकी जिद्दोजहद तो जारी है। तो इस अमल के दौरान क्या तहरीक इंसाफ की जो अंग्रेज़ी में ही कहना पड़ेगा कि रेलेवेंस है वो भी कम हुई है या ख़त्म हो रही है, या नहीं वो अपनी जगह बरकरार है, चाहे उनसे कोई मुज़ाकरात करे ना करे? चूँकि फजलुर रहमान उनके साथ है, उनका आगे चल के इत्तेहाद बढ़ भी सकता है, हुकूमत को मानते नहीं हैं। अली बिन गंडापुर जब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने, वो सख्त बयान देते हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ, दीगर सियासी जमातों के खिलाफ, गवर्नेंस के खिलाफ। देखिए, तहरीक इंसाफ वैसियत एक जमात, उसकी रेलेवेंस मुकम्मल तौर पर मौजूद है। वो इसलिए कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स एक बड़ी तादाद में सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट्स की सूरत में 2018 के इंतखाबात में इलेक्ट होकर आए। तहरीक इंसाफ की बैसियत जमात एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके मसाइल जो मर्जी हों वहाँ पर उसकी प्रेजेंस मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के तूलो अर्ज में वोट भी हासिल किया है। मसला सिर्फ ये है कि जितने रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं जो गुफ्तगू करते हैं, ये सिर्फ इमरान खान साहब को खुश करते नजर आते हैं। इमरान खान साहब की ज़ात के अलावा तहरीक इंसाफ की कोई हैसियत नहीं है। तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। और ऐसी सूरत हाल में अगर कोई गुफ्तगू होनी है तो वो इमरान खान साहब के थ्रू ही होगी, या इमरान खान साहब से ही की जाएगी बिल वास्ता या बिला वास्ता। उसमें किसी और रहनुमा का किरदार एक पैगाम रसां का हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। इमरान खान साहब से बदकिस्मती से क्योंकि इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए तमाम तर बयानात, तमाम तर बातें, ख्वाहिशात वो यही कही जा सकती हैं जो कि वोटर को वो बता सकते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे, इंशाअल्लाह किसी का बाप भी इस पर पाबंदी नहीं लगा सकता, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जलसा निकाल लेंगे, हम अपने मुखालफिन को बुरा भला कह लेंगे। लेकिन इससे ज्यादा और कुछ बन नहीं पड़ रहा। जो सेकंड ईयर या इवन फर्स्ट ईयर लीडरशिप है पीटीआई की, उसके पास रेलेवेंस बिल्कुल मौजूद है। अगर रेलेवेंस ना होती तो आज तक तहरीक इंसाफ के मसाइल वो ना होते जो पहले दिन थे। रेलेवेंस है, मसला है, इसीलिए तहरीक इंसाफ आज भी ज़ेर अताब है। तहरीक इंसाफ के मसाइल आज भी वही हैं, इमरान खान के मसाइल आज भी वही हैं। वो इसलिए कि इमरान खान आज भी पॉपुलर है और इमरान खान की जमात आज भी मजबूत है। तो मुनीफ साहब, फिर बैरिस्टर अली जफर का ये मौक़िफ़ के मुश्किल दौर गुजर गया है, मुश्किलात ख़त्म होने वाली हैं, हकीकत पर मबनी नहीं है?
देखिए, अली जफर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब एक बड़े मस्बत सोच रखने वाले इंसान है। उनका ये कहना उनकी जगह बैसियत एक कानून दान के, बैसियत एक वकील के दुरुस्त हो सकता है, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं बदकिस्मती से वो तो कुछ और खबर सुनाते हैं। वो तो ये कहते हैं कि अगर एक जगह से मामला दुरुस्त होगा तो किसी दूसरी जगह पर शुरू हो जाएगा। अगर एक केस मंतकी अंजाम को पहुंचेगा तो फिर पता लगेगा किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। ताने 9 मई के केसेस की तादाद इतनी ज्यादा है कि अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि किसमें गिरफ्तारी डल चुकी है, किसमें डलनी है, किसमें JIT की रिपोर्ट आ चुकी है, किसमें आनी है। तो ऐसी सूरत हाल में रिहाई कैसे मुमकिन होगी? कम अज कम जो मेरी इत्तलात है वो ये कि इस वक्त रिहाई तो कम अज कम इमरान खान साहब की ऑन द कार्ड नहीं है। तो उमर चीमा साहब, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अगर मुल्क को आगे लेके चलना है तो बेयकीनी का खात्मा चाहिए होगा, रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत अगर चाहिए तो उसके लिए मुआशी तरक्की चाहिए होगी, और वो ये बेयकीनी ख़त्म होने से ही आएगी। तो जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो उनमें जो मसाइल सामने रखते हैं, क्या इस वक्त मौजूदा हुकूमत वफाकी दारुल हुकूमत में तहरीक इंसाफ को भी एक मसले के तौर पर देखती है, या अब ऐसा नहीं है? देखिए, बात यह है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात क्या PTI के बगैर मुकम्मल होती है, और क्या इमरान खान के अलावा PTI में किसी के पास मैंडेट है? इवन इमरान खान के पास बाज़ औक़ात मैंडेट नहीं होता, वो भी बुशरा बीबी से इजाज़त ले रहे होते हैं कि कौन सा वक्त मुनासिब है और किससे बात करनी चाहिए, और उसका नाम जो है एन से शुरू होना चाहिए या गैन से शुरू होना चाहिए। इवन वो भी अपने आप को एक 100% वो भी फ्री एजेंट नहीं है, यानी कि वो बुशरा बीबी पर उनका इन्हिसार होता है। तो पिछले दिनों भी जब जेल में कोई समाअत हो रही थी तो उस दौरान कोई सहाफ़ियों ने इमरान खान से पूछा कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात की दावत दी है, तो उन्होंने कहा कि मैं उसके साथ क्या डिस्कस करूँगा, क्या मैं उनके साथ मौसम का हाल डिस्कस करूँगा, उनके पास इख्तियार क्या है? बात यह है कि इख्तियार भी उनके पास को नहीं है, और ये भी उनको संजीदा नहीं लेते। अगर तो संजीदा लें, और अगर ये वाकई सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, तो फिर तो इनको सियासतदानों के साथ इंगेज होना चाहिए। सियासतदानों के पास वो मैंडेट है ना, कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ ही जाएगा मैंडेट, कि कोई चीज़ें जो हैं कि फलां चीज़ों पर कोई ना एग्री करना पड़ेगा, कोई दोनों साइडों को गिव एंड टेक तो करनी पड़ती है। तो जो PTI है वो करती नज़र नहीं आती। और आपने अगर देखा होगा कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म बनने से पहले भी वो एक जिधर कोई अपनी कमिटमेंट देनी होती थी उधर वो डायरेक्ट नहीं आते थे, उधर वो जहांगीर तरीन और जो शाह महमूद कुरैशी है इनको भेजते थे, ताकि इनके पास एक वायलेशन की एक लग्जरी रहे कि ये कहें कि मेरे साथ तो डायरेक्ट बात नहीं हुई थी। और जब प्राइम मिनिस्टर थे तो कोई ऐसी मीटिंग जो इन कैमरा होती थी जिसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ गया या जो पुलवामा वाला इशू आ गया, तो उसमें दूसरे सियासतदानों की या दूसरे सियासी क़यादत की मौजूदगी में इमरान खान अपनी तौहीन समझते थे कि वो उसमें बैठें। वो जनरल बाजवा को कहते थे कि आप इन लोगों को ब्रीफ करें, वो उसमें बैठना पसंद नहीं करते थे। तो लिहाजा वो समझते हैं कि मैं इनसे वैसे ही अबव हूँ, मेरा इनका लेवल ही नहीं है, इनके साथ डायरेक्ट बात करने का मतलब यह है कि मैं इनकी सियासी हैसियत को तस्लीम कर रहा हूँ। और इस्टेब्लिशमेंट की उन्हें इसलिए ज़रूरत है कि वो अगर दोबारा हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं तो उनका जो एक अपना हुस्न सलूक है वो तो ऐसे ही है कि वो किसी के साथ अच्छा नहीं है। तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा कोई चाहिए जिधर एजेंसीज की मदद चाहिए कि लोगों को किसी तरीके से उनको स्क्रू करके आर्म ट्विस्टिंग करके इनकी हुकूमत को कायम रखें। तो लिहाजा उनका एक जो ताल्लुक है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये कुछ सिविलियन बालादस्ती की बात नहीं है, बस अपनी एक जिद की बात है इनकी जिस पे वो अटके हुए हैं। उमर चीमा साहब, मुनीर फारूक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बरतानिया में आज क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हो रहे हैं जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ऐवान ज़ेरे की 650 नशस्तों के लिए वोटिंग का अमल जारी है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 14 साल बाद बरतानवी सियासत में बड़ी तब्दीली आने वाली है। पोल्स के मुताबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल दौर इक़्तिदार ख़त्म हो सकता है और 14 साल बाद लेबर पार्टी तारीखी फतह के साथ दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है और इसे 650 में से 450 नशस्तें भी मिल सकती हैं। यानी पोल्स के मुताबिक लेबर पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के स्टामर को ऐवान में बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है और भारतीय निजात कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर और वज़ीर आज़म ऋषि सुनक शिकस्त का सामना कर सकते हैं।
कंजर्वेटिव पार्टी की नाकामी की कई वजूहात में से एक अहम वजह गजा जंग को भी करार दिया जा रहा है, जिसमें बरतानवी हुकूमत इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों के साथ खड़ी रही है और इसराइल की हिमायत करती रही है, मगर अब इक़्तिदार कंजर्वेटिव पार्टी के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। आज सुबह से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड के तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 में से 543 नशिस्तें इंग्लैंड में हैं, स्कॉटलैंड में 57 नशिस्तें हैं, वेल्स में 32 और शुमाली आयरलैंड में 18 नशिस्तें हैं और सादा अक्सरियत के लिए 326 नशिस्तें दरकार होती हैं। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के अलावा कई दीगर छोटी जमातें भी मैदान में हैं और ये भी वाज़ेह है कि बरतानिया में हुकूमत की मुद्दत 5 साल के लिए होती है और कंजर्वेटिव पार्टी ने दिसंबर 2019 में आखिरी इलेक्शन जीता था। इस लिहाज से मौजूदा इलेक्शन जनवरी 2025 तक होना था, मगर वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया और इस पर तज्ज़िये हो रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ सालों से कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत का ग्राफ मुसलसल नीचे आ रहा था। पार्टी के अंदर ये राय पाई जाती थी कि जनवरी तक इलेक्शन का इंतजार किया गया तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, इसीलिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। जबकि पोल्स में ये सामने आ चुका है कि लेबर पार्टी को 39% वोटर्स की हिमायत हासिल है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी की मकबूलियत सिर्फ 21% है। यानी इस सूरत हाल ने कंजर्वेटिव पार्टी को कबल अज़ वक्त इलेक्शन में जाने पर मजबूर कर दिया। आज वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद रात से लेकर कल सुबह तक इंतखाबी नताइज के ऐलान की तवक्को की जा रही है। पूरा दिन वोटिंग की क्या सूरत हाल रही, आपको बताएंगे लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। जी, बरतानवी पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ और ये रात को तकरीबन 10 बजे तक, पूरे एग्जैक्टली 10 बजे तक ये प्रोसेस चलेगा, जिसके फ़ौरन बाद जहाँ पर जो प्रोजेक्शन सामने आएंगे एग्जैक्टली 10 o'clock आज रात को कि कौन सी पार्टी है जो जीतने जा रही है और कौन सी पार्टी है जो हारने जा रही है। यहाँ पर जो चंद बड़ी पार्टीज़ हैं उसमें जो इस वक्त कॉन्टेस्ट में है वो कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, नई एक जमात है, रफाम है, वर्कर्स पार्टी है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स हैं, लिबरल डेमोक्रेट्स हैं और ग्रीन हैं। ये बड़ी पार्टीज़ हैं जो आज इंतखाबात में यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं और इस हवाले से जो जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके वर्कर्स बहुत जोश व खरोश से इन इंतखाबात में वो एंटर हुए हैं। सारी पार्टीज़ यहाँ पर वो तब्दीली का एजेंडा उन्होंने सामने रखा है। सब पार्टियों का ये दावा है कि वो तब्दीली चाहती हैं और इस मुल्क को एक नए डायरेक्शन की ज़रूरत है। जो मेन पार्टी लीडर्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के जो इस वक्त जो लेबर पार्टी के सरबराह हैं कीयर स्टार्मर, नाइजल फराज और दीगर पार्टीज़ के जितने भी लीडर्स हैं उन सब ने अपने अपने जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वहाँ पर उन्होंने जो वोट डाले हैं। वोटिंग का जो सारा अमल जो लास्ट नाइट मिडनाइट को यहाँ पर कैंपेनिंग ख़त्म हो गई थी और आज जहाँ पर जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और रूल्स जो हैं जो मीडिया के लिए ख़ास तौर पे जो टेलीविज़न के लिए कि वो रात को 10 बजे से सुबह रात को जो मिडनाइट से लेके आज रात 10 बजे तक वो किसी भी किस्म की वो कोई पार्टी के हवाले से उनके मंशूर के हवाले से बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो इन इंतखाबात में जो जियो न्यूज़ ने मुख्तलिफ सर्वेज़ किए हैं जो पिछले तकरीबन 3 वीक्स में हमने पूरे बरतानिया के उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का दौरा किया जहाँ पर पाकिस्तानीज़ और जो मुसलमान वोटर्स हैं वो सर्वेज़ हमने इस हवाले से उसके ऊपर हमने रिपोर्टिंग की और जो तकरीबन 100 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं यहाँ पर जिसमें जो मुस्लिम वोट है वो तकरीबन जो 10% से लेकर 45% तक बनता है। जो मुख्तलिफ जो ऐसी स्विंग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है जिसमें जो मुस्लिम वोटर्स हैं जिनमें मेजॉरिटी पाकिस्तानीज़ की उनका जो वोट होना है वो बड़ा मैटर करेगा कि वो किस पार्टी की तरफ जाता है। उसके अलावा जो इस पार्लियामेंट है उसमें ये भी अब तो कुछ अरसे के बाद अब कुछ देर के बाद हमें पता चलेगा कि जो नंबर ऑफ़ ब्रिटिश पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस है वो कितना बढ़ता है या कम होता है। इसलिए कि बहुत सारे जो करंट जो इस वक्त जो लास्ट पार्लियामेंट के हिस्सा जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे उनके बारे में जो वो मुख्तलिफ उनको टफ चैलेंजेस का सामना है और ये लाइकली सिनारियो बन रहा है कि एटलीस्ट 3 से 4 शायद नए एमपीज़ हैं जो पार्लियामेंट में दाखिल हो, लेकिन जो पुराने जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट से एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे हैं जिनके बारे में खदशा ये है कि जो करंट जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसमें वो अपनी सीटें हार भी सकते। मुर्तज़ा अली शाह लंदन से वोटिंग के हवाले से तफसील बता रहे थे। आज का एक अहम फैसला के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच ने समाअत की, जहां 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन का नए ट्रिब्यूनल्स बनाने का नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का 29 मई का ऑर्डर
दोनों को मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद उनसे मुशावरत करके ट्रिब्यूनल्स का मामला हल करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की सरबराही में बनने वाले लार्जर बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी शामिल थे। आज इस केस की समाअत में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब समाअत के आगाज़ में PTI के उम्मीदवार शौकत बसरा और रावलपिंडी डिवीजन से PTI के उम्मीदवारों के वकील न्याजुल्लाह न्याजी ने जस्टिस कादी फायज ईसा की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठा दिया, जिस पर बेंच ने बरहमी का भी इजहार किया। समाअत के दौरान न्याजुल्लाह न्याजी ने दरख्वास्त की कि हम अपना एतराज़ रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, केस को किसी और बेंच में भेजा जाए। मेरे क्लाइंट का एतराज़ है कि चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा बेंच में ना बैठे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपका मौक़िफ़ सुन लिया है, आप तशरीफ़ रखें, बहुत हो गया, अब ये मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। पहले दिन एतराज़ उठाने वाले को फ़रीक बनते वक्त किसी पर एतराज़ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की बहुत कोशिशें हो गई, हम ऐसे रवैये पर कार्रवाई का कहेंगे। मैं 2 रुकनी बेंच में भी शामिल था, मगर तब एतराज़ नहीं किया गया। एतराज़ था तो पहले दिन ही एतराज़ उठाना चाहिए था। आज आकर ज़बानी बेंच पर एतराज़ कर दिया है। बेंच पर एतराज़ उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने न्याजुल्लाह न्याजी से पूछा कि एतराज़ उठाने की क्या वजूहत में। इस पर न्याजुल्लाह न्याजी ने जवाब दिया कि हमें आप पर एतराज़ नहीं है, मैं 3 साल एडवोकेट जनरल के तौर पर चीफ जस्टिस के सामने पेश होता रहा हूँ। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकते, हमें कमेटी ने बेंच में डाला है, क्या हम यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए बैठे हैं? हम 3 अरकान बेंच में बाद में शामिल हुए, बज़ाहिर एतराज़ मुझ पर भी है। इस पर न्याजुल्लाह न्याजी ने जवाब दिया कि पहली समाअत में हम फरीक नहीं थे, जो शख्स जेल में है उसका भी एतराज़ है, मैं अपने क्लाइंट के कहने पर एतराज़ कर रहा हूँ। इस पर जस्टिस कादी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका है। जेल से पेश होने वाले ने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया था। इस दौरान न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि अदालत के सामने सारी बातें नहीं करना चाहता। इस पर जस्टिस कादी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जब एक शख्स बेंच बनाता था तब ठीक था। ठीक है, न्याजुल्लाह न्याजी की सियासी वाबस्तगियाँ है जिसका हम एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुंह में आए वो कह दें, बस आप लोग केस ख़राब करना चाहते हैं। समाअत के दौरान जस्टिस कादी फायज ईसा ने अपने ऊपर लगने वाले एतराज़ पर केस के मरकज़ी फ़रीक और PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा से पूछा कि क्या आपने मुझ पर एतराज़ किया था। इस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में एतराज़ नहीं किया था। इस दौरान जस्टिस कादी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका है, अब बहुत हो चुका, क्यों ना न्याजुल्लाह न्याजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजें। न्याजुल्लाह न्याजी को जुज़वी रिलीफ भी मिला, लेकिन फिर भी एतराज़ कर रहे हैं। ये कहते हुए अदालत ने न्याजुल्लाह न्याजी का बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया और केस पर इलेक्शन कमीशन के वकील से दलाइल तलब किए। इस दौरान जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि आपने पहले कहा कि ट्रिब्यूनल के लिए 9 जजेस चाहिए, फिर आपने कहा हमें पैनल दें। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की फहरिस्त क्यों मांग रहे थे? आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकते कि फ़लाँ फ़लाँ जज दो। इस दौरान जस्टिस कादी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ही फैसला कर सकते थे कि कौन कौन से जज ट्रिब्यूनल के लिए दस्तयाब है। अब आपको कौन रोक रहा है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिलकर मुशावरत क्यों नहीं करते? आपको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दिए गए नामों में से किसी पर एतराज़ था तो वजह बताते। आप वजह के साथ एतराज़ कर सकते थे कि फ़लाँ जज के भाई ने इंतखाब लड़ा है तो इसे ना तैनात करें। कई जजेस बैरून मुल्क हो सकते हैं, कुछ ज़ाती वजूहात पर शायद ट्रिब्यूनल में ना आते हों। मुतल्लिका चीफ जस्टिस को ही बेहतर इल्म होता है कि कौन कौन से जजेस दस्तयाब हैं। समाअत के दौरान जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि इलेक्शन कमीशन का 15 फरवरी का ख़त जमा करवाएं, वो बहुत ज़रूरी है। आपने पैनल मांगा था, इसका क्या मतलब है? इस दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर जजेस की फहरिस्त दरकार थी तो वेबसाइट से ले लेते। क्या चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की पसंद नापसंद का पाबंद है? क्या चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन हिदायत दे सकता है? आप जजेस में से खुद मुंतखब नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन पैनल नहीं मांग सकता। क्या इस्लामाबाद और दीगर सूबों में भी पैनल मांगे गए थे? इस दौरान जस्टिस कादी फायज ईसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से मुलाकात करके मसला हल कर सकता था। इलेक्शन कमीशन अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत क्यों नहीं कर लेता? बताएं अभी मुशावरत में क्या रुकावट है? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने जवाब दिया कि हमने मुलाकात के लिए ख़त लिखा है, लेकिन रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का अभी जवाब नहीं आया। जस्टिस कादी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इस पर चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठकर मसला हल कर सकते हैं। इस मामले पर वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? इस दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि अगर तरमीम मंजूर हो जाए तो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत लाजमी है। इस दौरान जस्टिस कादी फायज ईसा ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुलाकात पर तैयार है या नहीं?
इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने जवाब दिया कि गुज़श्ता समाअत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए ख़त लिखा था, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से ख़त का जवाब नहीं दिया गया। इस दौरान जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस को कहा जाता है कि किन इलाकों के लिए जजेस दरकार हैं तो लाहौर हाईकोर्ट फराहम कर देता। क्या लाजमी है कि मुल्तान के लिए लाहौर से जज जाए जबकि वहाँ पहले ही जज मौजूद हैं? पहले अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की बात होती थी, अब क्या जजेस भी अच्छे बुरे होंगे? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने जवाब दिया कि तमाम जजेस अच्छे हैं, सबका एहतराम करते हैं। इस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आईनी इदारे आपस में लड़ेंगे तो मुल्क तबाह होगा। इस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जजेस तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास कब है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग के इजलास की तारीख मालूम करके सुप्रीम कोर्ट को आगाह करते हैं। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि अगर चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मशावरत करें तो कोई एतराज़ है? इस दौरान सलमान अकरम राजा ने कहा इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसे चीफ जस्टिस के नाम मुस्तरद करने का इख्तियार है, इसे मशावरत नहीं कहा जाता। इलेक्शन कमीशन का रवैया जुडिशल सिस्टम पर हमला है। इस पर जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने जवाब दिया कि किसी को जुडिशल सिस्टम पर हमला नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन अगर नाम मुस्तरद करेगा तो कानूनी इख्तियार भी पूछेंगे। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट का कंट्रोल नहीं संभाल सकता, कौन सा जज कहाँ बैठेगा। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने 14 फरवरी को ख़त लिखा, इलेक्शन कमीशन ने कोई ताख़ीर नहीं की। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि आपस में कुछ तय नहीं कर सकते। समाअत के दौरान जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने पूछा इलेक्शन कमीशन कैसे चीफ जस्टिस के नाम मुस्तरद कर सकता है। इस पर जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हर दरख्वास्त में फ़रीक है, सब कुछ इसकी मर्ज़ी से तो नहीं होगा। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मैंने जो नाम दिए वो कबूल कर लिए गए थे। पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने क्यों मसला बनाया हुआ है? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि आपके नकात से मुकम्मल मुत्तफ़िक हैं। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुत्तफ़िक होने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का पहला मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। क्या मुत्तफ़िक़ा तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम जारी रखने और हतमी फ़ैसला ना सुनाने का हुक्म दे दें? इस दौरान जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप यही रवैया रखते तो मसला ना होता। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट मिलकर फैसला करें। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमने फैसला दिया तो 2 आईनी इदारों में से एक के खिलाफ होगा, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ऑर्डर मुअत्तल होने या ना होने से दोनों इदारों की मशावरत पर फ़र्क पड़ेगा या नहीं। इस दौरान जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कर रहा है या किसी सेक्शन अफसर से। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट का हुक्म ना माने तो तौहीन अदालत लगेगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का नोटिफिकेशन खुद जारी करना क्या आईनी है? जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल ना करे तो अदालत और क्या करे। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट को नोटिफिकेशन के बजाय तौहीन अदालत का नोटिस करना चाहिए था। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन और फैसला मुअत्तल किया जाए। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आप कहना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी अदालती फैसले के पाबंद होंगे, इस तरह तो चीफ जस्टिस पर भी तौहीन अदालत लग जाएगी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करे। इस दौरान जस्टिस जमाल बंदुखेल ने मशवरा दिया कि ऐसा भी मुमकिन है इलेक्शन कमीशन अपील से मशरूत नोटिफिकेशन जारी करे। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने अदालत से कहा कि वो खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहम करम पर छोड़ते हैं। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए खुद को अदालत के रहम करम पर लाहौर हाई कोर्ट में छोड़ते तो मसला ना होता, मालूम नहीं क्यों अना का मसला बना दिया जाता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा इस नुक्ते पर जजेस को भी मुशावरत की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुशावरत के लिए अगर अदालत आधा घंटा ले तो पार्लिमानी कमेटी इजलास जल्दी बुलवाने का कहते हैं। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी पर कोई बात नहीं करेंगे, जिस भी इदारे के पास जो भी इख्तियार है उसका मुकम्मल एहतराम करते हैं। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का दायरा कार इलेक्शन कमीशन ने मुतय्यन किया था। इस पर जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि पूरा बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि मजमूई तौर पर पंजाब में 176 इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तें दायर हुई। इस दौरान जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर मैं हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता तो वही करता जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया है। ये कहते हुए बेंच ने मशावरत के लिए वक्फा लिया, जिसके बाद अदालत ने हुक्मनामा लिखवाया कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को लिखा गया 27 जून का ख़त दिखाया। इलेक्शन कमीशन ने चारों हाई कोर्ट्स को पहले ट्रिब्यूनल की तैनाती के लिए भी खतूत लिखे। रिकॉर्ड के मुताबिक पहले 2 ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिलकर बनाए गए थे जो नाकाफी थे। इसके बाद 6 मजीद जजेस के नाम बतौर ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने भेजे।
इलेक्शन कमीशन ने 2 जजेस को ही ट्रिब्यूनल में तैनात किया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मजीद ट्रिब्यूनल्स बनाने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी एक आइनी इदारे के सरबराह हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इजलास नहीं हुआ। अगर इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुलाकात होती तो मामला हल हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की इज्जत करनी होती है। हुक्मनामे के मुताबिक जब तक इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होती, ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत से पहले आपस में मुशावरत करेंगे। इसके साथ ही आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट से पैनल मांगने का ख़त भी मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी के सामने है। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुलाकात मुमकिन है। बामानी मशावरत से दोनों ये तनाज़ा हल कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने भी बामानी मशावरत की हिमायत की। जैसे ही चीफ जस्टिस की तकरीरी का अमल मुकम्मल हो, इलेक्शन कमीशन फौरी मशावरत करे। कानून के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात का जल्द हल होना चाहिए। ट्रिब्यूनल नाकाफ़ी थे, इसलिए एक उम्मीदवार ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।